हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमारा द्वादश पाठ चल रहा है और उसका भी हमने अनुवाद कार्य पूर्ण कर लिया है, जिसका नाम क्या है, हमारे पाठ का नाम क्या है कि कहते हैं वांग मनः प्राण स्वरूपम। वांग यानी वाणी, मन यानी मन के और प्राण का स्वरूप, जिसके बारे में हमने अपनी कथा में पूरा पढ़ा कि वांग यानी जो हमारी कौन सा कहते हैं वाणी, मन और प्राण के स्वरूप क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और जिसका सार निकल के क्या आया था कि जो अरुणी थे, अरुणी यानी ऋषि हैं, उनसे उनका शिष्य श्वेतकेतु कहता है कि बताइए कि वाणी, मन और हमारे प्राण का स्वरूप क्या है, ये क्या है हमारे शरीर में, कैसे इनका निर्माण हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा वाणी होती है वो तेजोमय होती है, मन जो हमारा होता है वो कैसा होता है, अन्नमय होता है, और हमारे जो प्राण होते हैं वो जलमय होते हैं। अर्थात उन्होंने क्या बताया था कि अन्न का जो सबसे लघु भाग, सबसे छोटा अणिमा कहेंगे, सबसे छोटा जो सार होता है, सार तत्व कहें या अणु कहें, वो होता है अन्न का। अन्न का सबसे छोटा अणु कहलाता है मन। कहते हैं जल का सबसे छोटा अणु होता है प्राण। और कहा जाता है कि हमारी जो तेज होता है, अर्थात हमारे अंदर जो ऊर्जा पहुंचती है, कहते हैं खाए हुए ऊर्जा का, खाए हुए तेज का। क्या ऊर्जा या अग्नि या कुछ खाया जाता है? नहीं। ये अग्नि या ऊर्जा या एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से मिलती है, ये तेज कहाँ से आता है? जब हम किसी अन्न को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो पहुंचते हैं, जब उसके द्वारा में ऊर्जा मिलती है, तो कहते हैं उसका जो सबसे लघु भाग होता है उसको वाणी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वरूप को हमने पढ़ा। ठीक है, ये छंदोग्योपनिषद है हमारा, उसका ही 6वें अध्याय का 5म उस खंड से लिया गया था, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सारा हमने इसलिए बताया कि अभ्यास कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता हो कि पाठ में हम पढ़ के क्या आए हैं। तो पहला हमारा प्रश्न आता है। अब जैसे ही हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ये जो हमने 2 मिनट के लिए आपको जो बताया, क्विक रिवीजन आपके लेसन का करवाया, ये इसलिए कि जिससे अब हम ये प्रश्न उत्तर पूछेंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे या समझ पाएंगे कि ये उत्तर कहाँ से आ रहे हैं। तो पहला लिखा हुआ है अन्नस्य यानी अन्न के, कीदृशः यानी किस प्रकार का, भाग मनः किस प्रकार का भाग, कीदृशः, कीदृशः शब्द किसके लिए होता है, किस प्रकार, भाग मन, अन्न का कौन सा, किस प्रकार का भाग मन कहलाता है। कहा अभी हमने क्या बताया था कि अन्न का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अणिमा, अणिमा शब्द आता है किसके लिए, सबसे छोटे भाग के लिए। कहेंगे जो जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि उसका सबसे छोटा क्या होता है, न्यूक्लियर होता है। फिर उससे एटम बनते, जब बहुत सारे न्यूक्लियर इकट्ठे हो जाते तो एटम बन जाते हैं। एटम से फिर किसी भी चीज़ को जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो उसका चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, या फिर हमारा लिक्विड, गैस और सॉलिड, ये सब हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अन्न का कीदृशः भाग मनः, किस प्रकार का भाग मन कहलाता है। तो कहेंगे अनिष्ठः। अनिष्ठः का अर्थ होता है सबसे छोटा। तो क्या कहेंगे हम उत्तर, अगर हमें सिर्फ एक पद में लिखना हो तब तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अनिष्ठः, कीदृशः के स्थान पे। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, उत्तर लिख देंगे अनिष्ठः। और यदि आपको कैसा दिया जाए, बोले अगर हमें इस प्रकार का प्रश्न उत्तर कह दिया जाए कि एक पद में उत्तर नहीं लिखना है, तो फिर अब आप एक वाक्य कैसे बनाएंगे कि कीदृशः शब्द की जगह लिख देंगे आप अनिष्ठः, और बाकी का हमारा वाक्य हमें यहीं से मिल जाएगा प्रश्न में से। तो हो जाएगा अन्नस्य अनिष्ठः भाग मन। अन्न का जो अनिष्ठः भाग यानी सबसे छोटा जो भाग होता है वो मन कहलाता है। इस प्रकार से ये पहला उत्तर होता है हमारा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कहते हैं मध्यमानस्य दध्नः, ये आधा धा है, पूरा धा लिखा हुआ है लेकिन ये आधा धा है। ठीक है, कहते हैं मध्यमानस्य यानी मथे हुए का, कैसे मथे हुए का, दही का, मथे हुए दही का, बोले अनिष्ठः भाग किम भवति, जो सबसे छोटा जो भाग होता है वो क्या निकलता है। जब दही को आपने देखा होगा मथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, ऊपर उसका जो भाग होता है वो क्या निकलता है। या कहें अनिष्ठ शब्द पता है किस लिए आया, सबसे छोटा भाग तो है ही, लेकिन कहें कि उसके अंदर जो चीज छुपी हुई है
उसको जो वो जब बाहर निकलती है उसके अंदर विद्यमान, जैसे दही के अंदर घी विद्यमान है, नहीं निकला है, तुरंत सामने नहीं होता है। और ऐसे तो कहें तो दूध के अंदर भी घी छुपा हुआ है, दूध से जब दही बनता है, दही को मथा जाता है तब घी बनता है। तो कहें कि दुग्ध जो होता है, दूध भी होता है, उसकी भी अणिमा क्या होता है, हमारा घृत निकलता है, घी निकलता है। ऐसे ही हमारा कहते हैं दग्नः, कहते हैं दध्नः जो शब्द है यानी दही, मथा हुआ दही क्या हो जाता है, उसका जो अणिमा होती है या उसकी मलाई होती है या उसके अंदर जो सार होता है वो क्या होता है। तो इन्होंने पूछा है किम भवती, तो हम कहेंगे सर्पी ही भवती। सर्पी ही शब्द किसके लिए आया है, हमारे घी के लिए। घृत भी होता है, घृत भी कहा जाता है, लेकिन हमारे पाठ में सर्पी ही दिया हुआ है तो हम कहेंगे सर्पी ही, ठीक है। नहीं, घृत भी लिख सकते थे कि मध्यमानस्य दध्नः, इसको आधा लिख लीजिएगा, दध्नः अनिष्ठः भाग किम भवति, तो आप कहेंगे सर्पी ही भवति। उत्तर हमारा होगा सर्पी ही, ठीक है। ये एक पद में आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको ही वाक्य में बनाना चाहें तो आप क्या कहेंगे, लिखेंगे मध्यमानस्य दध्नः, आधा धा कर लीजिएगा इसको, अनिष्ठः भाग सर्पी ही भवति। किम के स्थान पे, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे मूल हमारा उत्तर लिखा जाता है। और दूसरी बात क्या है, कहते हैं कि जैसे जो विभक्ति हमारे प्रश्नवाचक शब्द में हो उसी को आप, वही विभक्ति आप उत्तरवाची शब्द में भी लिखेंगे। जैसे कीदृशः शब्द में विसर्ग लगे हुए थे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग लगते हैं, जैसे बालकः रामः, देखा है अकारांत शब्द में जो हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है उसमें क्या लगता है, बोले विसर्ग लगता है एक वचन के शब्द में। तो फिर यहाँ पे जो कीदृशः में हमारे विसर्ग लगे हैं तो अनिष्ठ शब्द में भी अनिष्ठः विसर्ग लग जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही देखिए ये लिखा हुआ है ना हमारा किम, किम यानी क्या। अब ये आप कैसे, आपको हो सकता है लगे कि ये जो किम शब्द है, बोले इसमें तो माँ लिखा हुआ है, और जो माँ हलंत हमने बताया था कि द्वितीयवाची शब्द का क्या होता है, सूचक होता है, बोले हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन ये जब द्वितीय विभक्ति किम जो माँ होता है वो द्वितीय विभक्ति में जब होता है वो कम होता है, ना कि किम। तो बोले किम क्या होता है, किम शब्द हमारा नपुंसक लिंग की प्रथमा और द्वितीय दोनों में पाया जाता है, ठीक है। नपुंसक लिंग शब्द के लिए यहाँ पे द्वितीय लिख दिया हमने, द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में किम शब्द हमारा एक वचन में आता है, ठीक है। और जिसका किम का अर्थ होता है क्या या किसको, दोनों का अर्थ निकलेगा, क्या भी निकलेगा और किसको निकलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि किम भवती क्या होता है कि मथे हुए दही का अनिष्ट भाग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर्पी ही भवती। क्या होता है, सर्पी होता है। सर्पी क्या होता है, घी होता है। हमारा कैसा बन रहा है, बोले छोटी की मात्रा वाला स्त्रीलिंग शब्द बनना है तो हम कैसा, जैसे मति ही शब्द बनाते हैं, मुनि ही शब्द बनाते हैं, वैसा ही सर्पी ही शब्द हमने बना दिया। क्योंकि ये इसमें हमारी प्रथमा विभक्ति है तो हमारे इसमें भी प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। अब लिखा है मनः कीदृशम भवति, मन कीदृशम भवति किस प्रकार का होता है, मन किस प्रकार का होता है बताइए। तो कहेंगे मनः, मन कहते हैं अशिता अन्न, आशिता अन्न। आशितान्न जो शब्द बना हुआ है किस किस से बना हुआ है, कलम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि आशित अन्न, आशित अन्न को मिला दिया तो ये और ये दो अ इसमें जब मिल गए तो ये क्या बन गया हमारा, आशितान्न, ठीक है। दीर्घ संधि का नियम लग गया क्योंकि ये ता कैसा है, ता हमारा पूरा है, और पूरा जब हमारा कोई व्यंजन हो तो वो किससे पूरा होता है, अ से। अ जब तक उसमें नहीं मिलता है तब तक हमारा व्यंजन पूरा नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गया, इसमें छुपा हुआ अ और ये वाला अ, जब दो अ मिल गए तो दोनों ने अपने आप को दीर्घ बना लिया, यानी बड़े आ, दोनों आ मिलके बड़ा आ बन गए और बड़े आ की मात्रा इस ता में आके मिल गई। तो क्या हो गया, आशिता अन्न यानी खाए हुए अन्न का अनिष्ठः छोटा भाग, ठीक है। अब कहेंगे कीदृशम भवति किस प्रकार का होता है, किस प्रकार, मन कीदृशम भवति किस प्रकार का होता है मन, तो कहेंगे आशिता अन्न अनिष्ठः भवति कि खाए हुए अन्न का कैसा भाग होता है,
बोले छोटा भाग अनिष्ट भाग होता है। आगे लिखा हुआ है तेजोमयी का भवती। तेजमय क्या होता है? अभी हमने जब आपको थोड़ा सी समरी पढ़ाई थी, सारांश जो पढ़ाया था, उसमें क्या बताया आपको कि जो तेजोमयी, तेजमय क्या होता है? तेजोमयी हमारी वाणी होती है। क्या होती है? हमारी वाणी। वाणी में ही तेज होता है। तो कहेंगे का शब्द, तो क्या कहेंगे? तेजोमयी का भवती वाक। वाक यानी हमारी वाणी, क्योंकि हम इसमें वाणी शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमारी जो पुस्तक है उसमें वाक शब्द दिया हुआ है, लिखा है ना वांगमयम, है ना, वांग मनः प्राण स्वरूपम। तो ये जो इंगा है वो कहाँ से आया है? बोले क हमारे इंगा में परिवर्तित हो गया। ये हमारा वैसे जो मूल रूप है वो वाक और मनः बना हुआ है, वाक और मनः, ठीक है। लेकिन आपको एक हमने क्या है ये, एक हमने संधि आपको पढ़ाई हुई है व्यंजन में, जरा देखिएगा, जिसमें प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अनुनासिक संधि बन जाती है। किसके? म के होने पर। यहाँ पे कोई पंचम वर्ण मिल जाता है तो यहाँ का जो शब्द प्रथम वर्ण अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो अपने ही पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से वांग और मनः शब्द बना। लेकिन जब हमने इसको अलग, अब इसके पीछे कोई मनः नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो वांग शब्द अब क्या बन जाएगा? हमारा वाक, अपने मूल रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो तेजोमयी का भवती, तेजमय क्या होती है? तो तेजोमयी वाक भवती, वाणी होती है, ठीक है। तो वैसे हमारा एक जो पद का उत्तर हो जाएगा वाक, लेकिन उसी को अगर हम बनाएंगे एक अपने वाक्य में तो हो जाएगा तेजोमयी वाक भवती, ठीक है। अब तो देखो, अब तो अपना लास्ट लेसन चल रहा है, अब तो आपको वाक्य बनाना भी समझ में आने लगा होगा कि किस प्रकार से हम वाक्य में उत्तर दे देते हैं। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में, आरुणि ही, आरुणि कम, किसको कहते हैं? आरुणि कम यानी किसको? अब देखिए, अब यहाँ पे कम शब्द आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? कम, यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन का कम। उपदिशति यानी किसको उपदेश देते हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, किसको उपदेश दे रहे हैं? श्वेत केतु को दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पाठे अस्मिन आरुणि ही। अगर एक पद में लिखना है तो आप सीधा लिखेंगे श्वेत केतुम, क्या लिखेंगे आप? श्वेत केतुम, सिर्फ इतना लिखेंगे आप, ठीक है। लेकिन क्या? लेकिन अगर उन्होंने कह दिया वाक्य में लिखिए उत्तर को, तो क्या करेंगे? कम के स्थान पे श्वेत केतुम कर देना है, बाकी हमें पूरा वाक्य हमारे प्रश्न से मिल जाएगा। पाठे अस्मिन आरुणि ही श्वेत केतुम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि श्वेत केतु को उपदेश देते हैं, ठीक है। ये हो गया, देते हैं या दे रहे हैं। रहा रही का भी तीतः अंति लट लकार में रूप बन जाता है, और ताहती है अगर हम कहें तब भी इस हमारी जो लट लकार की जो धातुएं होती हैं वो प्रत्यय रहा रही है के लिए भी चलता है और ताहती है के लिए भी। बस वर्तमान काल होना चाहिए, चाहे वो कंटिन्यूअस में चल रहा हो या फिर इनडेफिनिट का हो टेंस, ठीक है। कहते हैं वत्स, लिखा हुआ है वत्स चिरंजीव इति कह वदति। वत्स चिरंजीव हो, यह कौन कहता है? वत्स चिरंजीव इति कह वदति, कौन कहता है ऐसा? तो कह कौन सा है हमारा? बोले ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। तो कौन कह रहे थे वत्स चिरंजीव? वत्स यानी पुत्र, दीर्घ आयु हो। तो ऐसा भाई श्वेत केतु ने तो अपने गुरु के लिए कहा नहीं होगा, तो किसने कहा था? बोले आरुणि ने कहा था। तो हम लिख देंगे आरुणि ही। इकारांत है, इकारांत शब्द का एक वचन का रूप देखेंगे तो क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति में कह की जगह आ जाएगा आरुणि ही, ठीक है। बाकी तो हमारा पूरा उत्तर वहीं से है कि वत्स चिरंजीव इति आरुणि ही वदति, ऐसा आरुणि कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक और लिखा है अयम पाठ, इस पाठ में कस्मात उपनिषदः संगृहीतः। कच्ची बात पूछी है कि यह पाठ, अयम पाठ, यह पाठ कस्मात किस उपनिषदः, किस उपनिषद से संग्रहित किया गया है, किस उपनिषद से आ गया है? तो ये वहां लिखा है, उसको ठीक कर लीजिएगा, ये पाठ है। क्या है ये? पाठ। तो किससे लिया है? कस्मात यानी कहां से लिया गया है? तो हम कहेंगे छांदोग्योपनिषदः उपनिषदः संग्रहित। कहां से लिया गया है? यहां से छंदोग्योपनिषद से, ठीक है।
तो हम कहेंगे अच्छा यहाँ पे कस्मात के साथ में हम इसमें कौन सी विभक्ति लगा सकते हैं, अपनी पंचमी। उपनिषद शब्द लगा हुआ है और हमारा क्या लग जाएगा इसमें, उपनिषद, उपनिषदात। क्यों, क्योंकि कस्मात लिखा हुआ है। तब हमें पता चलेगा कि छांदोग्योपनिषद से संग्रहित किया गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसका नाम लिख दें पहले हम, छांदोग्योपनिषद उपनिषद, उपनिषदात। यहाँ इस वाले में लगा दीजिए एक, क्योंकि ये इसका नाम हो गया और इस उपनिषद से, छांदोग्योपनिषद उपनिषद से संग्रहित किया गया है। तो एक में हमें पंचमी विभक्ति लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कस्मात शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हम वैसे सार्थक जो होगा वो इसी में पंचमी विभक्ति रहेगी, है ना, कि किस हमारे किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप कहेंगे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तब आप इसमें भी लगा सकते हो, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पंचमी विभक्ति लगा रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कस्मात उपनिषद किस उपनिषद से, तो आप कह देंगे छांदोग्य उपनिषदात, इस उपनिषद से संग्रहित किया है। 2 बार उपनिषद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैसे ही पता चल रहा है कि जो छांदोग्य उपनिषद में अपने आप उपनिषद शब्द लगा हुआ है। तो कहाँ से लिया है, एक पद में लिखना है। जब एक पद में आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सिर्फ आप अपना छांदोग्योपनिषदात, बस ये लिख दीजिएगा। भाई कोई चीज़ ऐसी होती है कि गलत टाइप है तो अपन ने इसको सुधार कर लिया। ठीक है, और फिर अगर आपने क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पूरे वाक्य में लिख रहे हैं तो सिर्फ इतना कितना लिख देंगे आप, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ही, अयम यानी यह, पाठः यह पाठ, छांदोग्योपनिषदात संग्रहीतः। आप तो सब छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे इतना दिमाग मत लगाइए, हम आपको यहीं पे उत्तर बता देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा संग्रहीतः, संग्रहित किया गया है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जितने भी बच्चे जो भी देख रहे हैं, आप लोग जितने भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हो, एक चीज़ का मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना है, उसका आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि जिससे क्या है कि जैसे देखो 20 कमेंट आए, लेकिन उसमें अगर एक कोई और कमेंट ऐसा आता है कि जिससे हमें उसमें कन्फ्यूजन बढ़ी उस चीज़ के लिए। कल हमने पढ़ा है, वो 6th क्लास का है, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मैडम जो लिखते हो हमें आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आया, या हमें बोर्ड पे आपको आपका लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता, हम तो अपने जैसे जितनी अच्छी चीज़ होती है, जितनी क्वालिटी अच्छी यहाँ पे दी जाती है आपके मैग्नेट ब्रेन्स में, भाई हर चीज़ की जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी होता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे अभी हम ये आपका उत्तर लिख रहे हैं, और ज़रूर इसको पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये लिखा हुआ हमारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आए तो बताइएगा, तो फिर हम उसमें फिर भाई और कोशिश करेंगे कि भाई और क्या अपना हो सकता है ना। वैसे बाकी तो उसी वीडियो को बहुत बच्चों ने देखा, हज़ारों बच्चों के पास पहुंच चुका, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन भाई किसी एक ने भी कहा तो हमने उस चीज़ को सोचा, हमने कहा इसको बच्चों से ही पूछा जाए, है ना। तो आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया आपका उत्तर, और अगर आपको नहीं ये पढ़ने में समझ में आ रहा हो तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हमने उत्तर लिखवा दिया आपका। आगे लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, कि अधोलिखित नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। ठीक है, तो पहला लिखा है श्वेत केतु सर्वप्रथमम, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छत। सबसे पहले श्वेत केतु ने सबसे पहले आरुणि से कस्य यानी किसके स्वरूप के विषय में पृच्छते, सबसे पहले किसके विषय में पूछता है, वो
मन के बारे में, उसके बाद वो किसके बारे में पूछता है, प्राण के बारे में, और फिर उसके बाद पूछता है वो वाणी के बारे में। ठीक है, ये तीन अपने क्या है, क्रम है। तो पहले क्रम में उसने पूछा मन के बारे में, फिर पूछा प्राण के बारे में, और उसके बाद पूछा उसने वाणी के बारे में। तो हमारा उत्तर कैसे बनेगा, बोले कस्य स्वरूपम लिखा हुआ है, कस्य षष्ठी विभक्ति है, तो मन में भी षष्ठी लगा दीजिए, मनसः बन जाएगा। और उत्तर ये बन गया हमारा। किसके बारे में पूछा, मन के बारे में, कस्य में षष्ठी विभक्ति तो मन में भी षष्ठी विभक्ति। उत्तर क्या बना हमारा, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषय पृच्छति। ठीक है, ये तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया जो हम बोल रहे हैं, और अगर उसको ध्यान से आप सुनते गए, सुनते सुनते ही याद ना हो जाए तो कहना कि मैडम आप ऐसे ही गलत कह रही थी। ठीक है, एक बार में तो आपको ध्यान में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सुना मैडम से, किसके स्वरूप में पढ़ा, किसके बारे में पहले पूछा, बोले सर्वप्रथम पृच्छति, सबसे पहले क्या पूछा, बोले मनसः, मन के बारे में पूछा, तो मनसः स्वरूपस्य, मन के स्वरूप के विषय पृच्छति। ठीक है, अब लिखा हुआ है आरुणि, आरुणि प्राण स्वरूपम, प्राण के स्वरूप को कथम निरूप्यति, किस प्रकार, कथ यानी कैसे, निरूपति कैसे निरूपित करते हैं, कथम का अर्थ होता है कैसे। आरुणि प्राण के स्वरूप को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये पिए हुए जल का अणिमा, क्या कहते हैं तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा, आरुणि ही प्राण स्वरूपम विषय। अब हम एक शब्द यहाँ पे और लगा देंगे कि प्राण स्वरूप के विषय में। अब विषय शब्द में अगर मैं लगाना हो तो कोई बड़ी बात है क्या, राम में मैं लगाना हो, घर में मैं लगाना हो तो क्या कह देते हैं हम, ग्रहे है, वृक्ष में लगाना हो, वृक्ष पर लगाना हो तो हम वृक्षी कर देते हैं, घर हमारा ग्रही बन जाता है, राम हमारा रामी बन जाता है, सप्तमी विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ पे भी क्या किया कि आरुणि प्राण स्वरूपम विषय, प्राण के स्वरूप के विषय में कथ्यति कहते हैं, क्या कहते हैं कि पीता नाम अपाम, पिए हुए, पीता नाम यानी पिए हुए, अपाम जल का, यह अनिष्ठः स प्राणः, यो अनिष्ठा लिख दीजिए, या इसको आप यह अनिष्ठा भी अगर लिख दें तो भी आपका सही होगा। ठीक है, आज तो सिर क्या लिख देंगे आप, अनिष्ठा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह अनिष्ठः सह प्राण, पिए हुए अपाम जल का जो सबसे छोटा भाग है, सह प्राण इति, वह प्राण होता है। तो आपको इतना उत्तर याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और साथ में लिखा है तो भाई ये हमारी कौन सी संधि है, उत्व संधि हुई है, जिसमें हमारा विसर्ग जो था वो ओ की मात्रा में बदल गया, आगे आने वाला अ अपने अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो गया, ओ यो अनिष्ठ बन गया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ उत्तर, अरुणि प्राण स्वरूप विषय, आरुणि क्या कहते हैं, प्राण स्वरूप के विषय में कथ्यति कहते हैं कि पीता नाम अपाम, पीता नाम अपाम पिए हुए जल का, यो अनिष्ठ, यो जो छोटा भाग होता है, सह प्राण वही प्राण है, इति। बस यहाँ पे समाप्त हो गया, इसलिए लगा दिया इति। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। लिखा हुआ है मानवा नाम, मानव की, मानवा नाम मानवों की। अब यहाँ पे हमने मानव की कहा, लेकिन फिर हमने सुधार के हमने क्या बोला, मानवों की। क्यों बोला, नाम शब्द बहुवचनवाचक होता है, जब मानव में बहुवचन लगा हुआ है तो हम एक मानव की नहीं कहेंगे, अनेक मानवों की बात करेंगे। मानवों की चेतांसी यानी बुद्धि की कीदृशानी भवंती, किस प्रकार की हो जाती है, किस प्रकार की होती है, मानवों की जो चेतांसी यानी चेतना यानी बुद्धि किस प्रकार की, कीदृशानी किस प्रकार की होती है, कहते हैं जिस प्रकार का अन्न खाते हैं उसी प्रकार की चेतांसी, उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। तो कहेंगे मानवः, मानव यादृशम जिस प्रकार का, अन्नादिकम जिस प्रकार का अन्न आदि, ग्रहणाति ग्रहण करता है, तादृशम एव वैसा ही तेषाम चेतांसी भवति उसकी चेतना हो जाती है, उसकी बुद्धि हो जाती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। ये हमारा एक प्राचीन बहुत पुरानी कहावत भी है, लेकिन ये सही में ये देखिए उपनिषदों से ये चीज निकल कर आ रही है ना। मानवः यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, मानवः कहिए मानव, यादृशम जिस प्रकार का, अन्नम जिस प्रकार के, अन्नादिकम अन्न आदि को क्या कहता है, गृह्णाति ग्रहण करता है, तादृशम एव वैसा ही,
वैसी ही क्या हो जाता है, तेषाम उसकी चेतांसी भवती, उस पर उसकी चेतना उसका चित्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सर्पी ही किम भवती। सर्पी क्या होता है, सर्पी घी होता है, घृत होता है, घी होता है। तो बोले सर्पति किम भवती, क्या होता है, अब उसको हमें बताना है कि मध्यमानस्य दध्नः, ये दनः लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, दध्नः। ठीक है, मध्यमानस्य मथे हुए, कैसा, दही का। ठीक है, दधी शब्द का बोले कैसा, षष्ठी विभक्ति का रूप दध्नः बना, यानी मध्यमानस मथे हुए, दध्नः दही का, यो अणिमा, जो अणिमा होती है, जो सबसे छोटा भाग होता है, वो क्या होता है, ऊर्ध्वम, ऊपर, समुदीशति, ऊपर उठकर जब आ जाता है, तो स वह तत्सर्पति, जो वो ऊपर उठकर आता है, तत्सर्पी ही, वही सर्पी यानी घी होता है। तत्सर्पी ही भवती, वही सर्पी होता है। किम भवती, कहते मध्यमानस्य दध्नः, मथे हुए दही का, यो अणिमा ऊर्ध्वः, जो अणिमा या जो सबसे छोटा भाग, ऊर्ध्वः ऊपर की ओर, समुदीशति ऊपर की ओर उठता है, स वह तत्सर्पी भवती, वही क्या हो जाता है, सर्पी हो जाता है। ठीक है, वही घी होता है। तो समझ में आ गया कि सर्पी क्या होता है, अणिमा होती है, किसकी, मध्यमानस्य दध्नः, मथे हुए दही का। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे एक तो प्रश्न रह ही गया, आरुणी मतानुसार, यानी आरुणी के मत के अनुसार। आरुणी शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, आरुणे बन गया। ठीक है, मुनि शब्द मुनेह, देखिएगा मुनि शब्द का मुनेह बना है क्या, बोले हाँ बना है, तो इसीलिए आरुणी इकारांत था, इकारांत पुरलिंग है, इकारांत पुरलिंग में देखिएगा षष्ठी विभक्ति में एक ही मात्रा और विसर्ग आता है, बोले हाँ आता है, तो क्या हो जाएगा, आरुणे मतानुसार। आरुणी के मत के अनुसार मन कीदृशम भवती, मन किस प्रकार का होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि क्या कहते हैं, आरुणी मतानुसार मनः कीदृशम, यानी अन्नमयम, कीदृशम किस प्रकार का होता है, अन्नमयम भवती, अन्नमय होता है, बस हो गया। कीदृशम में हमारा अनुस्वार, तो यहाँ पे भी अन्नमयम भवती, तो हमारा अनुस्वार वाला आ गया। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न होता है पूरा। अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। लिखा हुआ है पहला, तीसरे के भी दो भाग हैं, अ और ब। अ है या आ होगा या ब होगा, दो भाग हैं, इसीलिए एक छोटा लिख दिया। अस्तंभस्य, यानी अस्तंभ के पदानी, पदों को, ब स्तंभेन, ब स्तंभ में, के द्वारा, बोले दत्तई दिए हुए, पदई सह पदों के साथ में, यथा योग्यम जो उसके साथ में सही योग्य हो, योज्यत जोड़ दीजिए, है ना, यथा योग्यम जैसा जिसके लिए योग्य हो वैसा, योज्यत वैसा उसको जोड़ दीजिए। तो मनः, मन कैसा होता है, अन्नमयम। प्राण, प्राण कैसे होते हैं, आपोमयम, कैसे होते हैं, आपोमयः। और वाक, वाक यानी हमारी वाणी कैसी होती है, कहें तेजोमयी, कैसी होती है, तेजोमयी। तो ये आपके क्या हो गए, समानार्थक भी हो गए। समानार्थक क्या हो गए कि यहाँ पे स्वरूप बता दिए गए कि मन कैसा होता है, अन्नमयम, प्राण कैसे होते हैं, कहते हैं अपोमयः, और वाक कैसी होती, तेजोमयी। ये आपके पुस्तक में दिए हैं, इनको अपन ने क्या किया, इनका सही मिलान कर लिया। तो आगे देखते हैं। अब हमारा प्रश्न लिखा हुआ है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम, यानी नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को क्या करना है, पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर लिखिए। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा है, गरिष्ठ, यानी बड़ा, बड़ा भाग, गरिष्ठ यानी बड़ा भाग। तो भाई उसका उल्टा हमारे पाठ में क्या लिखा हुआ है, अनिष्ठ, तो ये हो गया। अधः यानी नीचे, तो उसका हमारे पाठ में दूसरा कौन सा विलोम पद आया है, ऊर्ध्वम, ऊपर। कहते हैं ऊर्ध्वः शब्द भी आया हुआ है, ऊर्ध्वम या ऊर्ध्वः सही होगा, क्योंकि ऊर्ध्वः समुपदिश्यति लिखा हुआ है, तो लिखेंगे ऊर्ध्वः। अधः शब्द में भी विसर्ग है, तो ऊर्ध्व शब्द में भी हमारा क्या आएगा, हमारा विसर्ग आएगा। एक वारम, एक वारम यानी एक बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वारम का उल्टा क्या हो जाएगा, भूयः लिखा हुआ है हमारे, जो हमारी पुस्तक है उसमें भूयः शब्द लिखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं पर आपको विलोम लिखा हुआ हो और ये ना कहें कि पाठ से चुनकर लिखिए, तो आप एक वारम की जगह लिखेंगे भूयम। क्या लिख देंगे, भूयम, यानी बार बार।
एक बारम यानी एक बार, तो भूयः यानी बार बार। कहते हैं अनवधीतम, कहते हैं अनवधीतम यानी न अवधित करना, न ध्यान करना, नहीं ध्यान करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान करना, तो अवधीतम यानी अवधित करना, यानी उसको ज्ञान को धारण करना। किंचित यानी कुछ, तो सर्वम सब कुछ। तो ये हमारे विलोम पद हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है इनको करना। आगे देख लेते हैं। उदाहरण मनसत्र निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखितों में क्रियापदों में तुमन प्रत्यय को योजित्वा यानी जोड़कर पद निर्माण कुरु, पद का निर्माण कीजिए। क्या दिए हुए हैं, क्रियापद दी हुई हैं आपको, उनमें आपको क्या जोड़ना है, तुमन प्रत्यय जोड़ना है, और जैसे ही क्रिया में कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो वो पद बन जाता है। हमने कहा था कि विभक्ति युक्त शब्द जो होता है वो पद कहलाता है। अभी वो सिर्फ क्रियाएं हैं, मूल शब्द केवल वो धातु रूप है, कहें कि वो केवल कैसे लिखे हुए हैं, अभी अपने मूल शब्दों में लिखे हुए हैं, उनको शब्द कहेंगे। क्रियावाचक शब्द हैं, संज्ञावाचक शब्द हैं, जब उनमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं, चाहे वो विभक्तियों वाले सुबंत प्रत्यय हो, तिगंत प्रत्यय हो, या फिर हमारे कृत या तद्धित प्रत्यय हो, या स्त्री प्रत्यय। 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो हमने सिखाए भी हैं कि आपको कहते हैं ना तिगंत यानी तीतः अंति वाले धातु रूपों वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको तिगंत कहते हैं। सुबंत कौन से होते हैं, जो हम बालकः बालकौ बालकः में कैसे जो 21 प्रत्यय लगाते हैं, भ्याम भी लगाते हैं, भ्य भी लगाते हैं, अस्य लगाते हैं, यू लगाते हैं, नाम लगाते हैं, सु लगाते हैं, ये हमारे सुबंत कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कृत प्रत्यय हमारे जो धातुओं में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो हमारे किन में लग जाते हैं, बोले तद्धित प्रत्यय हमारे शब्दों में लग जाते हैं, और फिर स्त्री प्रत्यय ऐसे पुल्लिंगवाची शब्दों में लग के स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से 5 प्रत्यय हमारे होते हैं। तो लिखा हुआ है प्रच्छ में तुमुन लगाया तो बन गया पृष्ठुम। क्या बन गया, पृष्ठुम बन गया। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाता है, क्या बन जाता है, तुम शेष रह जाता है। कहीं पे भी जब जुड़ता है, किसी भी क्रिया या धातु में जुड़ेगा तो क्या रह जाएगा, तुम दिखेगा। अब लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे ये तो तुम लिखा हुआ है, तुम तो है नहीं, तो तुम और तुम एक ही बात है। भाई तुम क्यों आया यहाँ पे, ये जो श आया इसके योग से, ये किस वजह से आया, बोले यहाँ पे जो श लिखा हुआ है, षटकोण वाला श आ गया, इसीलिए यहाँ पे तो ता नहीं आया, क्योंकि श और टा कैसे होते हैं, भाई भाई होते हैं, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले होते हैं, एक ही स्थान से पैदा होने वाले होते हैं, इसीलिए भोपाल भोपाल के भाई भाई कहते हैं, दिल्ली दिल्ली के भाई भाई। और भाई दूसरी जगह कोई जाएगा तो फिर उस वाले को नहीं अपने को सीट देते। तो ऐसा ये है कि यहाँ पे प्रच्छ धातु हुई, प्रच्छ धातु में क्या हुआ, यहाँ पे ये जो च और छ है ये हट के क्या बने, हमारे श में परिवर्तित हुए। क्यों हुए, क्योंकि इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी कौन सी ष्टुत्व संधि देखनी पड़ेगी, है ना। च और छ के योग में जब हमारा कौन सा कोई भी त वर्ग आ जाता है तो पहले वो किस में परिवर्तित हो जाता है, बोले श में परिवर्तित हो जाता है। बोले किस वाले श में, बोले इस वाले श में। ये तो ष्टुत्व संधि में होता है, किस वाले, बोले पा वाले श में हो जाता है। लेकिन ये वाला जो श होता है वो आगे वाले आने वाले ता को अपने ही कैसे अपने जोड़ीदार के रूप में परिवर्तित कर लेता है। तो श के योग में ये त जो होता है टा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु से निकला प्रश, याद रखिएगा प्रश, और उसमें भी ये तुमुन का ना तो गायब हो गया, उन गायब हो गया, छोटे ऊ की मात्रा गायब हुई और ना गायब हुआ, तो माँ बेचारा आधा रह गया, तो आधा माँ ही जुड़ता रहता है। तो प्रश धातु में तुम जुड़ना था, तो त ये वाले शा के योग में टा बन गया, तो बन गया पृष्ठुम। तो कहीं पे भी तुम दिख जाए ना या तुम दिख जाए, समझ जाएगा तुमुन प्रत्यय है। अच्छा, योग इसका अर्थ क्या निकलता है, वैसे तो अर्थ निकलता है के लिए, क्या निकलता है कि पूछने के लिए, सुनने के लिए, वंदे तुम वंदना करने के लिए, पठे तुम पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे इच्छा छुपी होती है। क्या छुपी होती है, इच्छा, कि मैं सुनना चाहता हूं तो आप कहोगे श्रोतुम इच्छामि, मैं वंदना करना चाहता हूं तो वंदितुम इच्छामि, आप कहोगे पढ़ना चाहता हूं तो पठितुम इच्छामि, करतुम करना चाहता हूं तो करतुम इच्छामि, जानना चाहता हूं तो विज्ञापितुम इच्छामि, और व्याख्या करना चाहता हूं तो व्याख्यातुम इच्छामि।
इच्छा छुपी होती है, चाहना शब्द होता है। ठीक है, तो ये आपको तुमुन प्रत्यय का हमने बता दिया। तो शुरू में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, शुरू की जो ऊ की मात्रा है वो गुण में परिवर्तित हो जाएगी, तो हो जाएगा श्रो, और हम लिख देंगे तुम। वंद में क्या बन जाएगा, बोले किन्हीं किन्हीं धातुओं में, जैसे सेठ और अनिट धातुएं जो हमने आपको लकार में पढ़ाई हैं, समझाई हैं, तो क्या करेंगे, बोले जो धातुएं सेठ और अंत भी ना समझ में आए, नहीं समझो कोई बात नहीं, इतना तो समझ सकते हो कि जो अंत में जो अक्षर हो वो आधा हो और उसमें कोई प्रत्यय जब जुड़ना हो तो क्या करेंगे, बोले उसमें हम छोटी ई की एक मात्रा लगा देते हैं। जिनमें पहले से मात्रा हो उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, उन्हें कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना, ठीक है, नहीं करते हैं। लेकिन जिन धातुओं में क्या हो, जो पीछे वाला अक्षर आधा हो, तो उस बेचारे को जब आगे वाले प्रत्यय में जोड़ो तो उसमें छोटी की मात्रा लगा के जोड़ो। तो वंद हो जाएगा हमारा वंदितुम, पठ हो जाएगा पठितुम। अब क्री में क्यों नहीं कुछ किया, क्योंकि उसके पास पहले से री की मात्रा है, उसके पास स्वर है, नहीं देना है हमें छोटी की मात्रा, तो उसका स्वर कैसा हो जाएगा, ध्यान करिएगा, तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो जो भी मात्रा होगी, अगर जो मात्रा है उसके पास, तो वो मात्रा भी क्या बदल जाएगी, वो गुण में बदल जाएगी। जैसे ऊ की मात्रा ओ का गुण लेके चलती है, ऐसे ही जो क्री री की मात्रा है वो अर का गुण चलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर तुम, क्री हमारी हो जाएगी कर। क्यों क्यों हो जाएगी बताइए, क्योंकि जो री है, री किस में बदल जाएगी, अर में। तो क्या हो जाएगा, बोले जो आधा का हो गया था, क्योंकि री की मात्रा हटाई हमने, ध्यान करिएगा फिर से, ये हमारा लिखा है क्री। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि क्री शब्द के रूप कर के अनुसार ज्यादा बनते हैं, कर तुम, अपने करणीयम, कर शब्द ज्यादा आ जाता है, क्रीणीयम नहीं लिखेंगे हम, क्री तुम नहीं लिखेंगे, हमारा कर तुम बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रत्ययों के कुछ नियम होते हैं जिनकी वजह से जो मात्रा होती है वो उसके गुण में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, बोले री का गुण क्या होता है, अर, क्या होता है, अर, और वो भी र आधा। बोले ठीक है, रा आधा होता है, बना रहने दे रहे। तो क्या करेंगे, बोले जब री की मात्रा हटी है तो का तो आधा हो गया और ये अर अलग निकल गया। बोले ठीक है, निकल जाने, तो क्या करेंगे फिर हम, ये आ तो इसको दे देंगे, तो ये का हो जाएगा पूरा और रा बचेगा आधा। और फिर जो आगे हमारा क्या, बोले यहाँ पे अनियर प्रत्यय आएगा, तो अनियर में क्या बनता है हमारा, अनियर प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है, निय शेष रह जाता है। सिखाया है आपको, बिल्कुल सिखाया है। तो र हो गया ये पूरा, तो इस कैसे बना, करणीय, तो क र न, रा के योग में न कैसा हो जाता है, णा बन जाता है णत्व संधि से, और रा का हो जाता है लोप अनियर में, तो ये बन जाता है करणीय, है ना, करने योग्य। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा कर्तुम कैसे बना, बोले क्री हमारा जो शब्द था री बना अर, तो का तो हो गया बेचारा पूरा, लेकिन रा आधा लटका रह गया, पीछे से जुड़ना है तुमको, तो हमारा रा बीच में कभी भी ऐसे आधा अधूरा नहीं खड़ा रहता है, वो उसको अगर स्वर मिल गया पीछे वाला तो वो उससे जुड़ जाएगा, नहीं होगा तो वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, ये हमारा कर तुम। ठीक है, ऐसे ही ज्ञा धातु में वी उपसर्ग लगाइए, विज्ञा हो गया, तुम लगा दीजिए, विज्ञा तुम हो गया। आ देखिए, आख्या जो शब्द है, ख्या मूल धातु हुई, वी और आ उसमें उपसर्ग लगे और तुमन प्रत्यय लगा दिया, तो क्या हो गया, व्याख्या। अब आप कहेंगे वी और आर लिखना था, वी आख्या लिखना था, आपने व्याख्या कैसे लिख दिया। तो हमने यण संधि पढ़ाई है आपको कि वी और आ का मेल कीजिए, क्या हो जाएगा, बाद में अपन को ख्या जोड़ना है, जोड़ देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वी और आ को देखिए। वह में क्या छुपी हुई है, छोटी ई, क्या छुपी हुई है, छोटी ई। आगे क्या आ रहा है, उसके छोटी ई के बाद क्या मिल रहा है, उसको स्वर मिल रहा है, अर्थात अब तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही, स्वर मिले तो कुछ ना कुछ होना है। तो बोले क्या होगा, बोले ई तुरंत बदल जाएगी, किसमें, या में, वो भी आधे में। तो ये वा तो बेचारा आधा हो गया, क्यों, क्योंकि इसका स्वर गया बाहर, ई बाहर निकल गई। देखो खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल दिया, तो क्या हुआ, बोले ई को देख, ई ने आ को देखा, स्वर ने स्वर को देखा तो अपना रूप बदल दिया, क्या रूप बदला, ई या में बदल गई, और बेचारे वा को छोड़ दिया, तो वह तो रह गया आधा, या निकाल दिया, बड़े आ की मात्रा लगाई, क्या हो गया, व्या, और बचा क्या था, ख्या, तो यहाँ जोड़ दिया, तो बन गया व्याख्या। यण संधि ध्यान रखिएगा, हमेशा एक
छोटी सी बात बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा यण संधि नहीं भूलेंगे। यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात यही हमारे यण संधि का नियम है कि ई जो होती है आगे असमान स्वर को देख लेती है कि मेरे अलावा कोई दूसरा स्वर है, तो ये ई या में बदल जाती है। ऊ, एक खरबूजा ये भी है, ऊ कैसा खरबूजा है, बोले ऊ क्या करता है, असमान स्वर को देखेगा तो वा में बदल जाता है। री, एक और खरबूजा आया, कौन सा, रा, और एक आया री, तो वो क्या बनेगा, आधा ल। देखना रंग बदलना, यानी ई हट के स्वर ही अपने आप को ही छोड़ दिया, अपने आप का रंग बदल दिया और या में बदल गए। तो ये एक इससे ना याद आएगा कि जो हमने बताई है ना, जिससे एक कहावत एक तरह से कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन वो हमने सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए बताई है। एक कोई यणची सूत्र होता है, समझा है यण संधि में कि एक की जगह पे यण हो जाता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि खरबूजे को देख के। ठीक है, अब याद रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके तुमन प्रत्यय के हो गए। ठीक है, बताना जरूरी था, हो गया। अब बाकी के अपने 5, 6, 7 3 प्रश्न और रह गए हैं, उनको हम अगले वीडियो में पूरा करवा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो, लेकिन हमने जो आपसे प्रश्न किया है उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमने जो पूछा है उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चले। भाई आप उत्तर देंगे तब हमें उस चीज का पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के अभ्यास कार्यों को। उसके पहले वेबसाइट के बारे में और जान लीजिए कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, हमारे टीचर्स के सभी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आप गूगल पे भी उन्हें सर्च कर सकते हैं। कैसे लिखना है आपको गूगल पे magnetbrains.com। ठीक है, और फिर जैसे ही आप करेंगे इंटर, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स का पेज हो जाता है ओपन। यहाँ पे आपको देखेंगे ये लिखा है ना एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये सारे ऊपर दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, उनमें जो क्लास सिलेक्ट करना है कीजिए सिलेक्ट। माने हमने किया तो 9th, क्योंकि हम 9th पढ़ रहे हैं तो हमने 9th कर लिया। हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो और उसमें देखा ना हमें संस्कृत, तो संस्कृत हमने ओपन की तो हमारे सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। कैसे, चैप्टर 1 से लेके जितने भी, अभी पहले हमने व्याकरण की प्लेलिस्ट पहले ऐड करवाई है, क्योंकि पहले हमने व्याकरण समझाई, उसके बाद शेमुशी पे आए थे। ठीक है, तो व्याकरण भाई यहाँ से पहला संधि प्रकरण है, फिर शब्द रूप हुआ, लकार परिचय हुआ, तो उसमें से संधि प्रकरण को आपने उठा लिया, दिखाया। 16 लेक्चर मिल गए। इसमें कौन कौन से टॉपिक हुए कवर, ओपन कर लीजिए, दिख जाएंगे कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि का मिलेगा, खोलिए उसको, खोलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि की वीडियो ओपन हो जाएगी। इसी के बाद तुरंत इसके बाद कौन सा करवाया मैडम ने, लिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाइए, मिल जाएगा। क्रॉस करेंगे फिर से लिस्ट पे आ जाएंगे, दूसरा पाठ पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से शब्द रूप पढ़ लीजिए, लकार परिचय पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, सब इसमें करवा रखे हैं। ठीक है, तो और अच्छा एक जो ये ऑप्शन है ना कोर्सेज लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, इसको क्लिक करेंगे ना तो यहीं से डायरेक्ट आप किसी भी क्लास की सब्जेक्ट पे पहुंच सकते हैं। कैसे, इसको कीजिए क्लिक, तो एक साइड मिलेंगे आपको क्लास, दूसरी साइड सब्जेक्ट, तो क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, तो आपके सामने जैसे ये 9th का संस्कृत ओपन हो गया था, ऐसा ही आपकी 8th की संस्कृत हो जाएगी, 10th की संस्कृत के लिए कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट एनी क्लास आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो भाई आसान है, इसीलिए ये चीज़ बता देते हैं कि यहाँ वहाँ परेशान ना हो, और ये भी ना समझो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब जाके एक एक से सर्च कर लो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसके एक एक सब्जेक्ट निकाल के देख लो कि कौन कौन से हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई अच्छे लग रहे हैं हमारे चैनल की वीडियोज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।